नमस्कार दोस्तों। चुनिंदा कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए हिंदी साहित्य जगत की सशक्त कथाकार दीपक शर्मा जी की कहानी सौगात। तो आइए सुनते हैं कहानी। सा रेलवे प्लेटफॉर्म एक पर अभी पहुंचा ही था कि एक परिचित आवाज ने मुझे पुकारा। आयकर विभाग की केंद्रीय सेवा के अंतर्गत 4 साल मेरी जूनियर रोहिणी मुझे सर बुलाते समय सर के अंत में आ रहे रा को आ में बदल देती है। अंग्रेजी उच्चारण कोश के ज्ञापनानुसार हेलो मैंने उत्साह दिखाया। हालांकि मुझे अफसोस हुआ स्टेशन आने से पहले मैंने दाढ़ी क्यों नहीं बनाई थी। रविवार होने के कारण उस दिसंबर की बारिश वाले दिन मैं अपने बिस्तर से ही 10 बजे उठा था। वह भी स्वेच्छया नहीं, केवल अपनी पत्नी के भावुकतापूर्ण रोदन से बचने के लिए। आपसे भेंट होने का अच्छा संयोग है सर। रोहिणी मेरे समीप के आई, मानो एक सुगंध शाला पूरी हवा को सुवासित कर गई। मुझे यकीन है रोहिणी विशुद्ध विदेशी द्रव्य प्रयोग में लाती है, और वह भी कोई यूडी कॉलोन नहीं, कोई अमिश्रित परफ्यूम ही। तुम बहुत भिन्न लग रही हो, मैंने कहा। दफ्तर में रोहिणी हमेशा साड़ी और जूड़े में आती थी, जबकि उस दिन उसने जीन्स के साथ गर्दन तक ऊंचा पूरी बाहों का स्वेटर पहन रखा था, और उसके चमकीले बाल मुक्त रूप से उसके कंधों पर लहरा रहे थे। इतनी तेज बारिश में अपनी रेशमी साड़ी कैसे खराब करती। खूबसूरत होने के साथ साथ तुम खासी समझदार भी हो, मैंने चुहल की। रोहिणी सुंदर तो नहीं ही है, किंतु अपने उच्चाधिकारियों के संग एक दिखावटी चोचलेबाजी के हाव भाव जरूर प्रदर्शित करती है, किसी भी दूसरी या तीसरी अभिजात युवा आधुनिका की भांति। आप किसे लेने आए हैं सर? अपनी पत्नी के पिता को। आपकी पत्नी नहीं आई सर? तुम्हारे पति भी तो नहीं आए? मैंने उसे नहीं बताया मेरे साथ स्टेशन पर आने के लिए मेरी पत्नी ने कितनी जिद की थी। बल्कि 9 बजे तक अपने संग संग उसने हमारे 2 वर्षीय बेटे को भी नहलाकर तैयार कर लिया था। पंजाब मेल कई बार अपने निश्चित समय से आधा घंटा पहले आ जाती है, और स्टेशन पर हमें 10 बजे तक तो पहुंच ही जाना चाहिए। बीएन सर? रोहिणी के आईपीएस पति का नाम भूलेश्वर नाथ है, लेकिन रोहिणी उनका उल्लेख हमेशा उनके नाम के आद्याक्षरों से करती है। इतवार के इतवार बीएन का नाश्ता अपनी गोल्फ क्लब में रहता है, गोल्फ खेलने वाले अपने साथियों के साथ। सो बारिश की वजह से आज उनका गोल्फ तो टल गया, मगर नाश्ता वहीं बरकरार रहा। और फिर पिता भी मेरे ही आ रहे हैं, उनके नहीं। कहाँ से? रिहायश उनकी चंडीगढ़ में है। लेकिन आप जानते हैं सर, लखनऊ और चंडीगढ़ के बीच कोई सीधी गाड़ी है ही नहीं। सो वे अंबाला से पंजाब मेल में सवार हो लेते हैं। उन्हें चाहिए चंडीगढ़ से वे दिल्ली चले जाया करें, और दिल्ली से तो लखनऊ के लिए फिर तमाम गाड़ियां उन्हें मिल जाएंगी। दिल्ली से लखनऊ फिर वे गाड़ी से क्यों आएंगे सर? उड़ ना लेंगे? लेकिन रेलगाड़ी से आना उन्हें ज्यादा ठीक बैठता है। लड़की के बाप हैं, अखबार भर सामान के बिना कैसे आ सकते हैं? मैंने सीटी बजाई। इस बार तुम्हारे लिए क्या क्या आ रहा है? एक तो मेरा पियानो ही है सर। पिछले साल जब मेरी शादी हुई तो बीएन की माँ ने कहला भेजा, शादी के सामान में पुरानी कोई भी चीज न रखी जाएगी। सो अपनी वह पियानो मैंने चंडीगढ़ अपने पापा के पास भिजवा दी, और इस साल अपनी शादी की पहली सालगिरह मना लेने के बाद ही अपनी प्यारी पियानो को अपने पास मंगा लेने का साहस जुटा पाई। पियानो में तुम क्या क्या बजा लेती हो? जोहान, वुल्फी, लुडविग? विदेशी संगीत के लिए मेरे कान 2010 में तैयार हुए। उसी वर्ष मैं केंद्रीय सेवा के लिए चुना गया था, और उसी के प्रशिक्षण के दौरान मुझे एक ऐसे संगीत प्रेमी के संग एक ही कमरे में रहने का संयोग प्राप्त हुआ था जो 1685 में जन्मे बाख को जोहान कहता, 1756 में जन्मे मोत्जार्ट को वुल्फी कहता, और 1770 में जन्मे बीथोवन को लुडविग। तीनों ही। वह हंसने लगी। जानते हैं सर, पियानो बजाना मैंने किस उम्र में सीखना शुरू किया था? 9 बरस की।
और मेरी पहली पियानो मेरे पापा ने मुझे किस उम्र में लेकर दी? 14 बरस की। वह भी एक अपराइट पियानो ही थी, ग्रैंड नहीं। दोनों की बनावट में अंतर है, मैं जानता हूं। मैंने कहा, ग्रैंड पियानो में तारें बाएं सिरे से दाएं सिरे तक समतल रहती हैं, हॉरिजॉन्टली, मगर अपराइट पियानो में तारें दक्षिण से उत्तर की ओर जाती हैं, वर्टिकली। हाँ साहब, अपराइट पियानो की तारों का तल और ध्वनि पटल जो खड़ा खड़ा रहता है। गाड़ी आ रही है। प्लेटफॉर्म की भीड़ में सम्मिलित हो रहे कुली चिल्लाए, AC 1 की सवारी है साहब। अपने कदमों पर कुली ने उसी क्षण विराम लगा लिया। AC 1 का डिब्बा तो एकदम शुरू में ही लगाया जाता है और उसे उधर रेलवे थाने के सामने ही लगना चाहिए। क्या मालूम आपके पा इन लॉ और मेरे पापा एक ही डिब्बे से एक साथ उतरे? मुझे अपनी बगल में चलते हुए देखकर रोहिणी ने कहा, देखते हैं। मैंने उसे नहीं बताया मेरे ससुर गाड़ी के 3 टियर डिब्बे में आ रहे थे। उन्हें गाड़ी में बिठाकर मेरे छोटे साले ने अमृतसर से मुझे फ़ोन भी किया था। डिब्बे का नंबर AC 3 है और सीट का नंबर 59। और तोते की तरह मेरी पत्नी ने ये दोनों नंबर मेरे सामने हजारों बार दोहराए भी थे। कुली का अंदाज़ा सही निकला और जब गाड़ी खड़ी हुई तो हमने स्वयं को वातानुकूलित डिब्बे के दरवाजे के ऐन सामने पाया। पापा, रोहिणी जिन सज्जन के गाल चूमने के लिए लपकी, उनकी आप ताप देखने योग्य थी। सज्जन ने गहरे नीले रंग का गर्म सूट पहन रखा था। उनकी नीली टाई गुलाबी धारियां धारण किए रही और उनके ताजे पॉलिश किए गए काले जूते उनके ताजा रंगे काले बालों से मेल खा रहे थे। हनी हनी हनी। सज्जन ने अपने खाली हाथ से रोहिणी का हाथ 3 बार झुलाया। उनका दूसरा हाथ सेलुलर फोन लिए था। ये मेरे बॉस हैं पापा। रोहिणी ने मुझे उनसे मिलाया। श्री जगदीश कुमार कौशल अपने पा इन लॉ को लिवाने आए हैं। वे कहाँ से गाड़ी में सवार हुए? अमृतसर से, मैंने कहा। अमृतसर से एक सवारी है तो? सज्जन ने मुझसे हाथ मिलाया। कोई रामकिशोर वशिष्ठ? नहीं, मैंने कहा, उनका नाम यह नहीं। कौन सा सामान जाएगा साहब? हमारे साथ लग चुके कुली ने रोहिणी से पूछा। एक कुली से न चलेगा। सज्जन ने कुली से कहा, जाओ अपना कोई साथी लेकर आओ। आप चाहें तो अपने पा इन लॉ का नाम यहां से देख सकते हैं। रोहिणी ने रेल के डिब्बे पर चिपकी यात्रियों की सूची की ओर संकेत किया। देखता हूं, अभी देखता हूं। मैं सूची के पास जा खड़ा हुआ। सज्जन के सामान में रोहिणी की अपराइट पियानो का बक्सा तो रहा ही, साथ में रहे कीमती खालिस चमड़े के 2 बड़े सूटकेस, फलों की एक बड़ी लकड़ी की पेटी, पानी की एक बड़ी थर्मस और खाने का लंबा टिफिन बॉक्स लिए हाथे वाली प्लास्टिक की एक बड़ी टोकरी। इस सूची में यदि आपके पा इन लॉ नहीं है तो आप AC 2 का डिब्बा क्यों नहीं देख लेते साहब? हाँ, मैंने कहा, वही करना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ी दूर ही गया था कि मुझे अपने ससुर दिखाई दे गए। एक खंभे के पास वे खड़े थे और उनकी निगाह इधर उधर घूम रही थी। अपने एक हाथ में वे कंबल लिए थे और दूसरे हाथ में एक बहुत छोटा सूटकेस। कंबल मुसा था और सूटकेस भौड़ा, जिस पर उनकी धज दिखावट एकदम बेढंगी। उनका कोट, उनका मफलर, उनकी पतलून, उनके जूते, सभी कुछ नितांत लज्जाजनक। मैं विपरीत दिशा में लपक लिया। मैंने तय किया मैं उन्हें देखा अनदेखा कर जाऊंगा। जगदीश, मेरी पीठ पीछे आवाज आई। मैंने उन्हें सुना अनसुना कर दिया। सामने से रोहिणी सदल आ रही थी। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर ली। नो पा इन लॉ सो? रोहिणी ने हाथ हिलाया। नो। मैंने अपने कंधे उचकाए। गुड लक। वह मुस्कुराई और सदल आगे बढ़ ली। तत्क्षण पलटकर इतस्ततः मैंने प्लेटफॉर्म पर नजर दौड़ाई। मेरे ससुर प्लेटफॉर्म के मुख्य निर्गम द्वार की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे थे, द्रुत गति से यहां वहां देखे बिना। तथापि रोहिणी अपने दल के साथ निर्गम द्वार पर पहुंच चुकी थी। अपने कदम रोककर कुछ समय तक मैं वहीं जड़ हो लिया।
बाबूजी कहाँ हैं? घर के बरामदे में बेटे को बच्चा गाड़ी में लिए मेरी पत्नी घोड़े की तरह बेसब्री से कदम चला रही थी। वह तो गनीमत रही जो उस समय बारिश खूब तेज थी, वरना उसके दिमाग का कोई भरोसा न था। अपने बाबूजी की राह में आंखें बिछाने हेतु वह हमारे इस सरकारी आवास क्षेत्र के मुख्य द्वार पर भी जाकर खड़ी हो सकती थी। मुझे नहीं मिले। अपनी मारुति गाड़ी की चाबी मैंने हाथ में छनछनाई। पूरा प्लेटफॉर्म छान कर आ रहा हूं। मैंने कहा था कि आप उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। पत्नी फूट फूट कर रोने लगी। मुझे साथ ले चलिए, मुझे ठंड लग रही है। बेटे की बच्चा गाड़ी की हत्थी मैंने अपने हाथ में थाम ली। तुम रसोई में जाओ और अदरक वाली चाय बना लाओ। तुम जानती हो, स्टेशन जाने के चक्कर में मेरी सुबह वाली चाय गोल हो गई। मैं चाय न बनाऊंगी। पत्नी बरामदे में जम रही। बाबूजी की राह देखूंगी। पियानो सुनोगे? बेटे के साथ मैं अपनी बैठक में आ गया। मोत्जार्ट का द मैरिज ऑफ फिगारो अपनी उछाल की पराकाष्ठा पर पहुंच ही रहा था कि पत्नी ने बैठक में आकर मेरे संगीत का खटका बंद कर दिया। एक रिक्शा हमारे घर के आगे रुका है। छाता लेकर जरा बाहर जाइए तो। रिक्शे में मेरे ससुर ही रहे। मैं स्टेशन पर गया था। उनके रिक्शे से उतरते ही मैंने उन्हें छाते का संरक्षण देना चाहा, लेकिन आप मुझे कहीं नहीं दिखाई दिए। मैं जानता हूं, छाते की आड़ से वे तत्काल अलग छिटक लिए। आप भीग रहे हैं बाबूजी, बरामदे से पत्नी चिल्लाई। कहां? देखते देखते वे 6-7 डग में सड़क से हमारे घर के गेट तक का लंबा गलियारा फलांग बरामदे में अपनी बेटी के पास जा पहुंचे। 2-4 छींटे ही तो हैं, तुम इस्त्री से सुखा देना। तेज चलने की बीमारी मेरी पत्नी के पूरे परिवार को है, मेरी सास को छोड़कर। वे पिछले 9 वर्षों से पक्षाघात से लाचार होकर अपने अंतिम दिन अपनी चारपाई पर गुजार रही हैं। लेकिन मेरे दोनों साले तो अपने पिता की मानिंद लंबे कदम भरते ही हैं। मेरी पत्नी भी उनसे कम नहीं, बल्कि अपनी शादी से पहले अपने प्रणय निवेदन के अंतर्गत जब जब मैं अपनी पत्नी को किसी विहार स्थल पर घूमने फिरने के लिए लेकर गया, वह हमेशा मेरे साथ चहलकदमी करने के बजाय अपनी ही एक फुर्तीली पदयात्रा पर निकल पड़ती, जिसमें उसे आसानी से पिछेला न जा सकता था। रविवार का मेरा वह पूरा दिन अपने ससुर के संग जोड़ तोड़ संपर्क में कटा। असल में उनका और मेरा परिचय 13 वर्ष पुराना है। 4 वर्ष तो वे मेरे अध्यापक ही रह चुके हैं। 2004 से 2007 के बीच, मेरी 13वीं जमात से मेरी 16वीं जमात तक। फिर 2008 और 9 के बीच वे मेरे सहकर्मी रहे। एमए के एकदम बाद मुझे उसी स्नातकोत्तर विद्यालय में प्राध्यापक का काम मिल गया था, जिसके आधुनिक इतिहास विभाग के वे आज भी अध्यक्ष हैं। और 2010 में जब मैं आयकर विभाग में नियुक्त हुआ, उनकी पुत्री से मेरा विवाह लगभग निश्चित हो चुका था। किंतु उस रविवार को हम दोनों सद्भाव पूर्वक संवाद में 2-3 बार जब बहे भी, तो उन्होंने अपनी आंखों में तुरंत सरसों फुला ली। हाँ, अपनी पुत्री के संग उन्होंने अपनी आंख बराबर रखी। नए पुराने कई देशी विदेशी उपन्यासों पर जी भरकर बात की। पिता और पुत्री दोनों ही स्वसंचारी साहित्य प्रेमी जो ठहरे। अगले ही दिन सोमवार को उनकी वापसी रही। अपनी पत्नी की अस्वस्थता को देखते हुए वे अपने साथ उस सोमवार का आरक्षित टिकट लेते आए थे। आपको स्टेशन पहुंचाने मैं दोपहर में आ जाऊंगा, मर्यादा बनाए रखने की खातिर दफ्तर जाते समय मैंने सुझाया, क्योंकि सामान्यतः दोपहर में खाना खाने में घर नहीं आता। सुबह ही भरपेट नाश्ता कर लिया करता हूँ, सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने दृढ़ता से मुझे मना कर दिया। मैं रास्ता पहचानता हूँ। शाम 6 बजे जब मैं दफ्तर से लौटा तो बेटा मुझे नए कपड़ों में मिला। बाबूजी दे गए हैं, मेरी पत्नी ने अपनी गर्दन लहराई। ऐसे ही 4 जोड़े और हैं, अलग अलग रंग और बुनावट के। साथ में और भी बहुत कुछ छोड़ गए हैं। आपके लिए एक ऊनी जैकेट, मेरे लिए एक गर्म शॉल, उड़द की दाल वाली आपकी मनपसंद पिन्नी, मेरा मनपसंद कराची हलवा और नमकीन लच्छा। हैरत है,
कल तुमने मुझे नहीं बताया? मुझे ही कहाँ मालूम रहा। स्टेशन जाने से कुछ देर पहले ही तो उन्होंने अपना सूटकेस खाली किया, मगर सूटकेस तो उनका बहुत छोटा था। छोटा कहाँ था, भावावेग में पत्नी रुआंसी हो चली। इतना सारा सामान उसी में तो रखा रहा। सामान? मेरी हंसी छूट गई। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।